नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है। बेन गुरियन एयरपोर्ट, इजराइल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, सिर्फ यात्री विमानों के लिए नहीं, ये बेन गुरियन एयरपोर्ट सैन्य विमानों की आवाजाही का भी ठिकाना बना हुआ है। इस बेन गुरियन एयरबेस पर ही कई बार, अभी आपको एक खबर आई होगी कुछ दिन पहले, जब दो एयर रिफ्यूलर विमान अमेरिका के क्षतिग्रस्त हुए थे। एक तो तबाह हो गया, उसमें 6 की मौत भी हुई थी। दूसरा लौट आया था सुरक्षित। वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ही, इसी बेस पर लैंड किया था वो सुरक्षित वापसी के बाद। तो ये बेन गुरियन इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस भी आप इसको मान सकते हैं। युद्ध काल में इसका उसमें भी इस्तेमाल हो रहा है, आपातकालीन लैंडिंग वगैरह। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर ईरान ने बड़ा हमला किया है और यहां पर एक नया ड्रोन इंट्रोड्यूस किया है इस युद्ध के बाजार में। यानी ईरान के पिटारे से एक के बाद एक हथियार आ रहे हैं और जो हथियार आ रहे हैं वही अचरज में डाल रहे हैं। शुरू हुई इमाद से लेकर के मिसाइल आनी शुरू हुई, फिर खैबर सेकंड खुर्रम शहर 4 तक पहुंच गई वो स्नेक वाली डांसिंग मिसाइल, और करते करते 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पर दागी गई मिसाइल, 4000 किलोमीटर दूर, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब ये ड्रोन आया है, 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। जो ड्रोन नया आया है आरास ड्रोन, आरास 2, ये 2000 किलोमीटर रेंज है और इस ड्रोन से बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और वहां नुकसान की भी अब खबरें आ रही हैं। जब ये सबसे पहले प्रेस टीवी ने खबर ब्रेक की थी तो नुकसान की खबरें नहीं थी। इजराइल से वैसे भी जो सेंसरशिप वहां पर इस वक्त है, खबर बाहर आनी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी जो खबरें अब छन छन के आई हैं, कुछ अभी अभी भी मैं मानता हूं कि पार्शियल है, पूरी तरह से नहीं खबर आई है, उसमें वहां पर नुकसान की भी अब खबरें आने लगी हैं। इसी बीच एक आर्मी का हेलीकॉप्टर कतर में क्रैश हुआ है, जिसमें 6 क्रू मेंबर की मौत हुई है और एक लापता है। यहां पर भी तकनीकी वजह बताई गई है हेलीकॉप्टर क्रैश की, आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह तकनीकी बताई गई है। लेकिन अगर आप तकनीकी मामलों में जाएंगे तो कई संदेह पैदा होंगे। जो सबसे पहले F-15 गिरे थे इराक में, वहां भी तकनीकी बताया था, रिफ्यूलर गिरा वहां भी तकनीकी बताया था, और ईरान ने इसकी खिल्ली भी उड़ाई थी कि आने वाले समय में इनकी तकनीकी दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। तकनीकी दिक्कतें और फ्रेंडली फायर, जैसे 3 F-15 में फ्रेंडली फायर बताया था इराक वाले में। तो ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही हिजबुल्ला, एक तरफ तो ईरान तबाही मचाए है, हिजबुल्ला ने अटैक किया है उत्तरी इजराइल में, जिसमें इजरायली सैनिक की मौत भी हुई है। अब हेमंत भाई को ले आइए, जोड़िए, जल्दी ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई। ये सारी खबरें, क्योंकि ये खबरों का एक, समझ लीजिए, गट्ठर पूरा है इस वक्त अपडेट्स का, और बड़ी खबरें हैं सारी, तो इस पर चर्चा करेंगे खबरों को दिखा करके। लाइए भैया, हेडलाइन लाइए, एक एक करके शुरू करिए। हाँ, ये प्रेस टीवी ने सबसे पहले ब्रेक किया। ईरान आर्मी अनाउंस्ड ए सक्सेसफुल ड्रोन अटैक ऑन बेन गुरियन एयरपोर्ट यूजिंग द एडवांस अरास 2 ड्रोन। आगे चलिए, यहां सबसे पहले, मतलब यहीं पर खबर सबसे पहले आई। इसके बाद देखिए, ईरान क्लेम्स इट यूज्ड एडवांस ड्रोन्स टू स्ट्राइक बेन गुरियन एयरपोर्ट। तेहरान सेज द अरास 2 यूएवी हैज ए रेंज ऑफ अप टू 2000 किलोमीटर, हाईलाइटिंग इट्स रीच। चलिए आगे बढ़िए। ईरान सेज इट यूज्ड एडवांस ड्रोन्स इन अटैक ऑन बेन गुरियन एयरपोर्ट। आगे चलिए। 3 private planes at Israel's Ben Gurion airport damaged by Iran missile debris। ये हालांकि वो ड्रोन अटैक है, ये खबर में ईरान मिसाइल डिब्रीज लिख रहा है। ये कई बार कंफ्यूजन होता है, हालांकि ये डीडी न्यूज है तो इसका बहुत ज्यादा हम भी नहीं कहेंगे कि इस पर आप भरोसा करिए। ये मैंने बोलते समय गर्व नहीं हो रहा है, शर्म महसूस हो रही है, लेकिन डीडी न्यूज है तो बहुत भरोसा मत करिएगा, क्योंकि वहां पर डिब्रीज कहां से आ गई ड्रोन अटैक में।
Iran's army successfully attacks Ben Gurion airport using advanced Aras-2 drones. प्रेस टीवी। और आगे चलिए, ये देखिए, द टाइम्स ऑफ इजराइल, नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर फ्लाइट रिड्यूस्ड आफ्टर डैमेज एट बेन गुरियन एयरपोर्ट फ्रॉम इरानियन अटैक। ये टाइम्स ऑफ इजराइल है, ये लिख रहा है कि जो है वहां पर नंबर ऑफ फ्लाइट पैसेंजर्स पर फ्लाइट घटा दी गई हैं ईरान के अटैक में जो डैमेज हुआ है। आगे चलिए, इसके भीतर जरा थोड़ा सा अपडेट है। Israel's airspace has been shut to most commercial traffic since February 28 following the US-Israel attack on Iran. जब से ईरान पर अटैक किया 28 तारीख, तब से ही जो है अधिकांशतः कमर्शियल ट्रैफिक ये बंद कर रखे हैं इजराइल के एयर स्पेस में। अर्लियर दिस मंथ बेन गुरियन एयरपोर्ट ग्रेजुअली रीओपन्ड फॉर लिमिटेड inbound and outbound flights operated solely by Israeli airlines। अब इस महीने में जो है बेन गुरियन एयरपोर्ट ग्रेजुअली रीओपन्ड, मतलब इसको खोला गया जो है हल्का फुल्का, और वो भी लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, उसमें इनबाउंड आउटबाउंड फ्लाइट्स ऑपरेटेड बाय सोली बाय इजरायली एयरलाइंस, मतलब जो इजराइल के एयरलाइंस है सिर्फ उनके लिए खोला गया। EI आर्किया, इजराइल and Air Haifa in order to repatriate Israelis stuck abroad and help travelers inside the country leave। जो देश के भीतर जो है यात्री हैं, पर्यटक हैं, वो देश से निकल जाएं उसके लिए, और जो है फंसे हुए हैं इजरायली, उनको जो है लाने के लिए, वापस लाने के लिए। चलिए, अब पहले इसी पर हम चर्चा करते हैं। हेमंत भाई, बेन गुरियन ईरान स्ट्राइक्स बेन गुरियन एयरपोर्ट, एस्केलेट ड्रोन एंड मिसाइल अटैक ऑन इजराइल। चलिए बस हो गया। बेन गुरियन पर अटैक सुबह कहां पे हुआ था? सबसे सुरक्षित, ईरान के सबसे सुरक्षित शहर जहां पर उसका परमाणु संयंत्र है, वहां पर अटैक। अब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक। और कल मैंने इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज, उनको सुना था, उन्होंने कहा था कि इस हफ्ते हम ईरान पर हमले बहुत तीव्र कर देंगे। तो कहा इजराइल कॉट्ज ने और किया ईरान ने। बेन गुरियन पर अटैक का मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से पंगु हो सकता है इजराइल। हेमंत भाई, अब कहीं पर कोई इंटरसेप्टर वगैरह नहीं है, अब खत्म सब बवाल। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इन 23 दिनों के अंदर अगर आप कोशिश करेंगे, ध्यान करेंगे, तो 3 या 4 बार बेन गुरियन पर अटैक करने की कोशिश लगातार की गई, कभी मिसाइलों के जरिए, कभी ड्रोन के जरिए। अब जिस स्टेज पे अब ये अंदर अटैक हुआ है बेन गुरियन के अंदर, तेल अवीव में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। और आप एक बात और कह सकते हैं, जिस तरीके से परमाणु ठिकानों पर हमले किए अर्ली मॉर्निंग और अब बेन गुरियन तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि अब ईरान भी इस खेल को जल्दी समाप्त करने के मूड में है। ये युद्ध मुझे कहीं ना कहीं निर्णायक दौर में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और चर्चा ये भी है कि ट्रंप ने बीच में आज रात को या लेट नाइट में, अभी वो केवल गॉसिप ही है लेकिन वो कंफर्म होना है, कि ट्रंप ने सीधा अरागची को फोन मिलाया था, सीधा, और अरागची ने आउटराइटली उनको रिजेक्ट कर दिया कि आप भरोसे लायक नहीं हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये परिस्थिति भी हुई है रात को। ये ग्रेप वाइन है, बहुत तेजी से वेस्टर्न मीडिया के अंदर है, यहां नहीं है। लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पे और जिस इंटेंसिटी पे इजराइल के खिलाफ अटैक अब हो रहे हैं, मुझे लगता है कि ईरान ने अब सरदड़की बाजी लगा दी है। ये जो अटैक अभी आपने बताया, ये जो बेन गुरियन पे हुआ, ये अराश 2 ड्रोन है। इसकी 2000 किलोमीटर की कैपेसिटी है, जो रेंज है। और वहां पर बेसिकली क्या है, जो तेल अवीव एयरपोर्ट है, आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले भी इस पे अटैक किया था, एक मिसाइल का डेब्रिस गिरा था, और उस पे 3 जो प्राइवेट जहाज थे वो उनका बेड़ा गर्क हो गया था, बिल्कुल खत्म हो गए थे। और उसके बाद अब तेल अवीव की हालत ये है कि मोस्ट ऑफ द कमर्शियल फ्लाइट्स आर क्लोज्ड, मोस्ट ऑफ देम। और जो चल भी रही है, जैसे मान लीजिए इजराइल से यूएस की फ्लाइट्स हैं, इधर उधर की फ्लाइट है, जो वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट हैं, जो बड़े जहाज होते हैं, उनमें जो 260-270 की कैपेसिटी है, उसको घटा करके जो परमिशन दी जा रही है वो 125-130 पैसेंजर्स को दी जा रही है, और बाकी सबको कैंसिलेशन के नोटिस दिए जा रहे हैं पैसेंजर्स को। जो इजराइल के अंदर आपको पता है हाहाकार है, इस समय भगदड़ मची हुई है देश छोड़ने की। और वैसी सूरत में 260 टिकट है मान लीजिए, और 125-30 को अलाउ कर रहे हैं, तो वो क्या परिस्थिति होगी।
और साइमल्टेनियसली इजराइल की विदेश मंत्रालय ने ये कह दिया है, इंटरनल सिक्योरिटी ने भी, कि अगर किसी को बहुत इमरजेंसी है और जाना है तो वो अपने साधनों से निकल जाए। यहां पर तो यही परिस्थिति अभी रहेगी। यानी कि अब इजराइल कंप्लीटली बैकफुट पे है। और ईरान ने अभी तक, देखिए आप क्या देख रहे थे, अभी तक ये था कि ज्यादातर इजराइल के लोग पिछले 23 दिनों से लगातार बंकरों में रहने को अभिशप्त थे। अब हालत ये है कि सड़क भी सुरक्षित नहीं है। आप सड़क पे निकलते उससे पहले सायरन बज उठते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स आपकी काम नहीं कर रही है। परमाणु शहरों तक वो खुद पहुंच गए हैं। तो अब इजराइल के अंदर कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा है ये। और आज आपने ARGC का एक सुबह ट्वीट देखा हो तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और कही है कि हमारा जितना पुरानी मिसाइलों का जखीरा था वो खत्म हो गया है और अब हम आपको रोज नई मिसाइलों से चौंकाएंगे। यानी कि तो सरप्राइज फैक्टर जो है, वाव फैक्टर जिस तरीके का है, और फियर फैक्टर, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ईरान उन तीनों को ही बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहा है। और जिस तरीके से आज अमेरिका के राष्ट्रपति को ट्रॉल किया ईरान ने, वो तो ऐतिहासिक था, अद्भुत था वो। ईरान की सेना ट्रंप को वो कर रही है कि तुम्हारे बस का नहीं है तो हम आ जाते हैं, कोई बात नहीं, बताओ क्या करना है। मतलब इस हालत में ट्रंप बेसिकली इस पूरे खेल के अंदर एक लाफिंग स्टॉक बन के रह गए। क्या कह रहा था आप सोचिए, अमेरिका का राष्ट्रपति, आशीष भाई, चुना हुआ राष्ट्रपति, जो कितना ही बड़ा सनकी हो, क्या कह रहा था वो, कि अगर 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज बंद नहीं किया तो हम ईरान को ब्लैकआउट कर देंगे, उनके सारे एनर्जी सेक्टर्स पर हम हमला करेंगे, ऐसा कि वो याद रखेंगे। उसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए क्या दिखा, इजराइल ने क्या लिखा पता है आपको? उन्होंने कहा कि एक बार आप प्रयास करके देख लीजिए, हम आपके सारे एयरबेसिस और आपके सारे एलाइज, और ये तो छोड़ो बिजली बिजली ये सब एनर्जी, तो आपको पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। पानी वाला सबसे महत्वपूर्ण, हाँ, पानी के लिए डिसैलिनेशन उसको उसी ट्वीट को रिट्वीट करके दिखाया। मैंने भेजा था, अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल हो तो दिखा दीजिए। अभी हम उस पर आएंगे, वो पूरी उस पर तो पूरा विस्तृत चर्चा ही होना है, ये तो अभी आप महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि कुवैत का 90% जो पीने का पानी है वो डिसैलिनेशन प्लांट से आता है, और जो सऊदी अरब है उसका 70% आता है। अगर तुम, मतलब ट्रंप क्या बात कर रहा है, क्या इज ही इन सेंसेस, या उसने अपना मानसिक संतुलन कंप्लीटली खो दिया है? इजराइल खो दे वो तो समझ में आता है कि इजराइल का तो जो हाल कर दिया है अब। और मैं आपको पहले दिन से कहा करता कि इसमें जो अल्टीमेट नुकसान होगा ना, ईरान का तो कितनी तबाही कर लो आप, इतना बड़ा देश है, उसका तो बहुत ज्यादा वो कर लेंगे अपना हिसाब किताब। इजराइल कहाँ जाएगा? और इजराइल अब उस ट्रैक पे आ गया है कि ईरान अब सरदड़ की बाजी लगा करके उनको कंप्लीटली निपटाने के अंदर लगा हुआ है। अब आप सोचिए कि जो ट्रंप ने कहा 48 घंटे के अंदर ये कर दूंगा, सबसे बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट में अगर ट्रंप की मानो तो अब तो 40 ही घंटे बचे, 8 घंटे तो उनकी धमकी को हो गए। इतना मूर्ख व्यक्ति कभी भी इतनी शक्ति और इतना अहंकार कभी पा सका है क्या? हम उस तबाही की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जिसका सपना नेतन्याहू पिछले 40 वर्षों से देख रहे थे। आने वाले दिनों में अंधकार के लिए या तो तैयार हो जाइए, और या नक्शे से इजराइल को साफ होते देख लीजिए। इन दोनों में से एक परिस्थिति बनेगी। अगर एनर्जी सेक्टर को आपने छू लिया वहां पे, अब जिस तरह की स्थिति 2 बार कर चुका है इजराइल, पहली बार तो क्या कहते हैं कि इजराइल ने गलती कर दी और हमसे नहीं पूछा उन्होंने। नेतन्याहू भी आया तुरंत बैकफुट के ऊपर, क्योंकि उसको इनको लपेट के रखना है, तो उसने कहा हाँ 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 वो तो आगे से नहीं करेंगे टाइप। उसके बाद भाई नेतन्याहू तो मना कर रहा, अब कह रहा कि हम करेंगे। तो ट्रंप की बुद्धि को क्या हो गया? कुल मिलाकर के आशीष भाई जो परिस्थिति है ना, और केवल यही तक नहीं, हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, जो सारे के सारे एनर्जी सेक्टर्स जितने हैं उन पे लगातार हिट हो रहा है। तो आज की तारीख में अमेरिका की जो वल्नरेबिलिटी थी ना, वो सारी भी एक्सपोज हो रही है कहीं ना कहीं। मिडिल ईस्ट में 70 के दशक से आप पेट्रोल डॉलर किस बात में बेच रहे हो पता है आपको? कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये रक्षा कर रहे हो। कतर का तो बेड़ा गर्क करा दिया, 5 साल तक उनकी 17% गैस गई। ठीक, हर साल $20 बिलियन का नुकसान है उनको, हर साल। और 5 साल उस प्लांट को ठीक होने में लगेगी कम से कम। वो कतर का एनर्जी मिनिस्टर कह रहा है, मैं राशि नहीं कह रहे। तो भाई साहब, आपका सऊदी अरब से लेकर इन सारों का जो 70 से आप वहां ये तेल का धंधा करवा रहे हो, ये एक ही शर्त पे तो था कि पेट्रोल डॉलर का साथ ये करो और हम आपको सुरक्षा देंगे। तो ये सुरक्षा दे रहे हो आप। और जिस इजराइल के जो आपको आकृति के अभेद हैं, आयरन डोम और पता नहीं क्या क्या, उसकी परिस्थिति देख लीजिए। अपने परमाणु शहर तक को नहीं बचा पा रहे, अपनी परमाणु फैसिलिटी तक को नहीं बचा पा रहे। और एक चीज और देखिएगा, ईरान में जब वो वीडियो लगाया ना न्यूक्लियर फैसिलिटी वाला, उसमें कहा कि आज हम छोड़ रहे हैं
लेकिन हम ये दिखा रहे हैं आपको कि आप यू आर वेरी मच इन आवर टारगेट रेंज। तो अगर ईरान उस तरह की आपराधिक लापरवाही करता जो ये कर रहे थे, तो ईरान उसको निपटा भी सकता था, क्योंकि उसकी हाँ, मिसाइल तो पहुंच गई थी। लेकिन उन्होंने इंसिडेंट रखा। इसको एक जिम्मेदारी की भावना आप कह सकते हो कि एक तरफ इजराइल है जो पूरे ईरान को तबाह करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान जो है कंस्ट्रेंड रिस्पॉन्स कर रहा है। जब मिसाइल पहुंच गई थी तो दूसरी 2 मिसाइल और ठोकने में भी कोई दिक्कत तो नहीं थी वहां पर। देयर वाज नो एयर डिफेंस एज सच, तभी तो मिसाइल पहुंची हुआ। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने वो रिस्ट्रेंट दिखाया, बाकायदा उन्होंने मैसेज किया उनको कि अब हम छोड़ रहे हैं तुमको, तो ये मत समझना कि तुम हमारे उससे बाहर हो। और ट्रंप की जो हरकत है, वो आप सोचिए एक राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। ईरान की तेल रिफाइनरियों पर बमबारी, उनकी हवा को सत्यानाश कर दिया, पूरा प्रदर्शित कर दिया, ताजे पानी के स्रोतों को नष्ट कर रहा है, प्राथमिक स्कूलों को उड़ा रहा है, बच्चों को मार रहा है, बिजली संयंत्रों को पूरी तरीके से नष्ट कर रहा है। और पहले क्या कह रहा था कि ईरान की जनता को मुक्त करने हमारे, यही कहा था ना, वेट ईरान वी आर कमिंग टू फ्री यू। तो इस आदमी का आप सोचिए आज दुनिया को इसने कहां ला करके खड़ा कर दिया है। इसने कहा था ईरान जस्ट वेट हेल्प इज कमिंग, ये आई, कुछ भी नहीं बख्शा, सब कुछ नष्ट करने पर। और अब कह रहा है कि उनके पूरी एनर्जी सेक्टर को टारगेट कर देंगे। तो भाई साहब, जिसका बॉस भी ऐसा और उधर नेतन्याहू, तो फिर परिणाम क्या होगा ये दुनिया को दिख नहीं रहा है? वेयर इज यूनाइटेड नेशंस? और इसके बाद 18 नाटो कंट्रीज वो हारबूज को लेके लगे पड़े। अरे इनको रोक लो ना तुम, ये तुम्हारे अलाइंस है। तो मोदी वाला काम कर रहे हैं। मोदी जी सबसे बात कर रहे हैं, केवल 3 से बात नहीं कर रहे। ऐसे ही नाटो वाले, ब्रिटेन का तो एक जहाज मैंने आपको भेजा भी, वो तो पहुंच भी गया है वहां पर आसपास के वो एरिया के चला अंदर। दिया हमने। वो सबसे हाँ, एक जहाज नहीं है, वो सबसे सबसे उन्नत और सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी है ब्रिटेन की, जो अरब सागर में पहुंची है। वो ऑस्ट्रेलिया से आई है 5500 माइल डिस्टेंस तय करके और पहुंची है, जिसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट लंदन के कमांड सेंटर में है। उसके ऑपरेशन को सीधा स्टारमर के आदेश पर वो उसका ऑपरेशन सारा है। वो तो लेकिन उसके बाद वो उस विषय पे तो हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद क्या किया है चीन ने, वो सब काउंटर करने के लिए चीन है, चिंता मत करिए। चीन है। चीन ने ताइवान के पास पिछले 24 घंटे में 12 वॉरशिप देखी गई है, और 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 करीब करीब आधा दर्जन जो है वो एयरक्राफ्ट। ताइवान के मिनिस्टर ने इसकी पुष्टि की है। तो वो काउंटर करने के लिए जब बाकी उछल कूद मचाएंगे लोग, तो तत्काल नस है चीन के पास, वो दबा देगा तो सब दुरुस्त रहेंगे, राइट टाइम रहेंगे। जरा आते हैं अगली खबर पर। जरा अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। कतर में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 6 लोगों की गई जान। आगे चलिए। कतर में बड़ा हादसा, सैन्य हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से 6 की मौत, 1 लापता, खाड़ी क्षेत्र में मचा हड़कंप। आगे चलिए। ईरान युद्ध के बीच कतर का मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 लोगों की मौत, समुद्र में गिरा मलबा, रेस्क्यू जारी। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये तकनीकी, और भी हो तो दिखा दीजिए, तकनीकी दिक्कतों की वजह से बताया जा रहा है कि ये क्रैश हुआ है। लेकिन देखिए, हम तो वही करते आ रहे हैं चर्चा जो हम पिछले 23 दिन से ट्रेंड देख रहे हैं। इस पिछले 23 दिन में अमेरिका के 22, सबने गिना 16 तक, मैंने 22 गिनवाया था। 9 MQ-9 रीपर जो है, रीपर जो उसके ड्रोन है, वो ड्रोन बेसिकली वो ड्रोन कहता है वो जहाज जैसे ही है। एक एक की कॉस्टिंग, एक एक की कॉस्टिंग 40 से 45 मिलियन डॉलर है हेमंत भाई। 20,000 ड्रोन तो मैं ईरान वाले कहता हूं जो 20,000 डॉलर का है, 20,000 डॉलर का, वो 40 से 45 मिलियन उसका है। उसके अलावा वो संख्या हालांकि और बढ़ गई, एक ड्रोन तो आज ही और मार गिराया है, एक ड्रोन और मार गिराया, हिट किया है। वो संख्या बढ़ती जा रही है। 3 जो है शुरुआत में ही इराक में गिरे, उसके बाद रिफ्यूलर एक गिरा, 5 ईरान में खड़े थे उन पर अटैक हुआ, वो ध्वस्त हुए। F-35 गया, कल शाम में इजराइल का F-16 मारा है। अब ये हेलीकॉप्टर, और मैक्सिमम में वो रिफ्यूलर हो या जितने, मैक्सिमम में कहा 2 चीजें, 2 ही वजह बताई जाती है। ईरान ने किसी को नहीं मारा है, यही कहता है वो। या तो तकनीकी
दिक्कत आती है, या तो इराक में मारा तो कहा कि वो इराक में डिफेंस सिस्टम हमने लगाया है वो फ्रेंडली फायर गलती से हो गया और दुश्मन समझ करके मार दिया, तो फ्रेंडली फायर में गिर गए। अरे इराक में तुम्हारा डिफेंस सिस्टम है। बगदाद में एक कल आपको पता है हेमंत भाई, एक अफसर की भी मौत हुई है कल बगदाद में। वो जो अमेरिकी दूतावास पर, अमेरिकी दूतावास को तो उनका ऐसे होता है ना कि खाली बैठे हैं क्या करें, चलो अमेरिकी दूतावास मार दो बगदाद वाला। जैसे ही बोरियत फील होता है तो अमेरिकी दूतावास, कोई एयर डिफेंस वगैरह नहीं है, सब खत्म हो चुका है एयर डिफेंस वगैरह। और ये फ्रेंडली फायर में इनका मर रहा है। टेक्निकल में ये हेलीकॉप्टर क्रैश, मिलिट्री हेलीकॉप्टर था हेमंत भाई, ये क्रैश, ये जो साथी दो हैं, साथी क्या कहिए, चेले कहिए, ये चेलों के लिए अलर्ट है कि नहीं है? नहीं, ये बहुत बड़ा अलर्ट है। और आज की तारीख में हालत है कि जो एयर डिफेंस जितनी भी थी सो कॉल्ड, वो सारी या तो खत्म हो गई हैं या वो जवाब दे गई। वैसी परिस्थिति के अंदर सवारी अब अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आमतौर पर आप देखिए कि जो एलाइज थे वो इस तरीके से आमने सामने आने की स्थिति में थे नहीं, लेकिन अब सारों ने वही लाइन पकड़ ली है कि टेक्निकल फॉल्ट आ गया, फ्रेंडली फायर हो गया, सारे वो कहानियां बनाने में चल पड़े। हकीकत क्या है, ये सारे वार रिलेटेड लॉसेस हैं, ये अपने हिसाब से चल रहे हैं। मार्केट में मीडिया में कहने के लिए कुछ है और पीछे से कहने के लिए कुछ है। बेसिकली दिस इज ए डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज। आज की तारीख में हालत यह है कि उस पूरे एरिया के अंदर जो उड़ रहा है, जो लटक रहा है, जो फंस रहा है, जो मर रहा है, वो सब कुछ करना है, लेकिन ईरान को क्रेडिट नहीं जाने देना है। आज की तारीख में स्ट्रेटेजी ये है, चाहे वो विदेश मंत्रियों की बैठक हो, जीसीसी की, चाहे किसी और की मीटिंग हो, सबका एक निर्णय है कि ईरान को कोई भी क्रेडिट मत जाने दो। हकीकत यह है कि सबके हाथों के तोते उड़े हुए हैं। 23वां दिन बहुत भारी पड़ रहा है जितने भी अमेरिका और अमेरिका के अलाइज हैं, और पर्टिकुलरली इजराइल के लिए तो ये दिन जो पूरे 12 घंटे 14 घंटे गए हैं, ये वास्तव में भयावह हैं। अभी तक तो जो था वो तो एक अलग पक्ष था, अब वार की इंटेंसिटी किसी और लेवल पे चली गई। और अब ये मान के चलिएगा, अब ये रेसिप्रोकल बेसिस पे, जितना आप मेरा करोगे मैं उससे पीछे रहने वाला नहीं हूं। अब ये परिस्थिति वो ला के रख दी ईरान के अंदर। ये मुझे लगता है अब ये निर्णायक दौर में युद्ध पहुंच रहा है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और अमेरिका के पास इससे आगे पाने के लिए कुछ नहीं है। जितनी बेहूदगियां ट्रंप कर सकता था उसने पूरी अमेरिका के सिस्टम की फॉल्ट लाइन्स एक्सपोज कर दी है। ना उसके पास कोई वार स्ट्रेटजी है, ना उसके पास कोई विजन है, ना कोई उसके पास ऑब्जेक्टिव है ट्रंप के पास, और ना उसने अपने जो एक्सपर्ट्स थे सीआईए के और जो आप बात करते हैं इंटेलिजेंस के, तुलसी गबार्ड जैसे लोग, ना अपने आर्मी जनरल से किसी से बात नहीं की। आप ये सोचिए, जो राष्ट्रपति अपने दामाद कुशनर और विटकॉफ जैसे प्रॉपर्टी डीलरों के कहने से लड़ाई छेड़ सकता है, तो उसका ये हश्र तो होना ही था, और उसके एलाइज का भी यही हश्र होना था। ये उसी गति को प्राप्त हो रहे इसमें कुछ। और आप देखिए, जितना भी सिस्टम होता है ना डिफेंस का, जो ये अपने पेंटागन था, सीआईए था, वो सारे लोग करें क्या भाई? वो तो एक ही बात करेंगे कि आपने हमसे पूछ के किया था क्या। और अमेरिकन कांग्रेस की हियरिंग देखी थी आपने, जिसमें तुलसी गबार्ड का जो हाल किया गया, देखे थे, दिखाए भी हैं और आगे भी दिखाएंगे, उसको तो हम बार बार चाहते दिखाएं। तुलसी गबार्ड को भाई साहब जो ग्रिल किया गया है ना, उससे आप केवल ये बताइए, यस और नो, हु डिसाइडेड अबाउट द वार, और उससे कहलवा के माने कि प्रेसिडेंट डिसाइडेड अबाउट द वार। और अमेरिका के अंदर वार का डिसीजन लेने का हक किसको है? अमेरिकन कांग्रेस को। और अमेरिकन कांग्रेस में इंटेलिजेंस चीफ से यह कहलवा दिया कि प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया था। यानी कि आने वाले दिनों में जब भी कांग्रेस सेशन में आएगी, ट्रंप के पास क्या जवाब होगा इसका कि तुलसी गबार्ड ने कहा कि यू डिसाइडेड अबाउट दी वार एंड नॉट दी कांग्रेस। अधिकार कांग्रेस को है। जो वो हियरिंग है ना आशीष भाई, वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को पूरी सुननी चाहिए। मैंने देखी वो, तो हम एक बार दिखा चुके और बार बार दिखाएंगे, वो इंडिया के लोग देखें। जो भी डेमोक्रेसी करते हैं, डेमोक्रेसी होती कैसी है, वो क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। चलिए जरा आगे बढ़िए। इतने खाली अभी तो खाली ईरान की खबरें चर्चा में हम ला रहे थे ना, जरा करंट रिपोर्ट देखिए। ईरान नहीं, उधर हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह स्ट्रक एन इजरायली मिलिट्री व्हीकल इन नॉर्दर्न इजराइल, लीविंग वन सोल्जर इन वेरी सीरियस कंडीशन। हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री वाहन को टारगेट किया उत्तरी इजराइल में, एक जो है सैनिक गंभीर रूप से घायल। जरा ऊपर ले जाइए, अब इसको ऊपर ले जाइए। ये मैं पूरा इसलिए दिखा रहा हूं कि पहले ये खबर आई, ये फोटो आया, अब नीचे देखिए। उसके बाद, उसके 1 घंटे बाद अपडेट किया इसने, द इंजर्ड सोल्जर वाज डिक्लेयर्ड डेड।
एक एक सैनिक, इन देशों में क्या है, एक भी सैनिक मारा जाता है तो बड़ा वहां पे स्थिति क्रिटिकल हो जाती है। और आज ही हमने आप दिखाया था वीडियो की, जो राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री है इजराइल का, उसको सड़क पर महिला ने घेर करके जो बेइज्जत किया है। उसने कहा कि सारी मौतों के, इसका मतलब वो वीडियो जो आया तो उस वीडियो ने ये साबित कर दिया कि इजराइल में मौतें बहुत हुई हैं। हाँ हाँ वो बिल्कुल। कह रही है, वो वीडियो हम दिखा चुके हैं, वो कह रही है कि सारी मौतों के जिम्मेदार तुम हो, सारी मौतों के जिम्मेदार तुम हो। और वो भग रहा है इधर उधर, सिक्योरिटी उसके साथ है, चारों तरफ से इधर उधर भग रहा है, उलझन, मतलब आपस में उलझ रहे हैं। गजब जो है उसको उस महिला ने अपमानित किया सड़क पर। अपमानित करना जरूरी भी है किसी भी देश में, अगर लीडर ऐसे हो तो पब्लिक को उनका इलाज करना चाहिए। लाइए जरा अगली खबर पर, अगली खबर पे आइए। ये देखिए, देयर इज इवन द स्मॉलेस्ट अटैक ऑन द इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कह रहे थे हेमंत भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, द एंटायर रीजन विल बी प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। अगर एक भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक भी हमला हुआ तो पूरा का पूरा क्षेत्र मिडिल ईस्ट अंधकार में डूब जाएगा। आगे चलिए, आगे चलिए। ये देखिए, ये जैसे उस दिन जब गैस फील्ड पर उसके अटैक हुआ था, तत्काल ईरान ने जारी कर दिया था 5 अलग अलग देशों में साइटों का नाम कि यहां यहां हम हमला करेंगे, ये कहते हुए। और एक ये, अब ये तो भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, हेमंत भाई देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में ये नाम के साथ कि हम पूरा पूरा क्षेत्र अंधकार में डूब जाएगा, और उन्होंने ये जारी कर दिया है। हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। जरा अगली खबर पर आइए, एक साथ फिर फाइनल हम वो लेंगे टिप्पणी। अगली खबर पर आइए। ये देखिए, वॉर मॉनिटर, यूके मैरीटाइम जो है, ये सारे समुद्री यातायात पर निगरानी रखता है, हैज रिसीव्ड ए रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 15 nautical miles north of Sharjah, United Arab Emirates. The master of a bulk carrier reported an explosion from an unknown projectile in close proximity to the vessel. All crew are reported safe. ये जो है एक उस पर जो है कैरियर पर धमाका हुआ है, अननोन प्रोजेक्टाइल बताया जा रहा है। अननोन प्रोजेक्टाइल और कहां से आएगा, जरा इसका भी दिखा दीजिए। ये देखिए, ये यूकेएमटीओ वार्निंग, जो पूरा उसका सिस्टम है, पूरा डिटेल देता है, रिपोर्टेड डेट, टाइम, सारा। ये देखिए, वो भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब कोई खबर ऐसी नहीं है कि जो हवाई हो। और ये देखिए नीचे मैप में वो जगह भी, शारजाह के पास 15 नॉटिकल मील दूर शारजाह से ये हमला हुआ है। मतलब 15 नॉटिकल मील दूर, यानी पास में, ये बहुत दूर नहीं है। हटा दीजिए। अब फाइनल चलते हैं हेमंत भाई। इजराइल का सैनिक मारा गया, जहाज पर विस्फोट हुआ, और अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल इंफ्रा पर हमला हुआ तो पूरा रीजन कहां कहां चपेट में आएगा, वो भी आपने देख लिया। इस युद्ध में क्या मिडिल ईस्ट, ईरान छोड़ दीजिए आप, ईरान की तो हम चर्चा नहीं करें कि तबाही कितनी होगी। ईरान ने आज, ईरान के कमांडर का हमने वो भी बयान सुनवाया जो ब्रीफ करते हैं वीडियो। उसने कहा कि हमारे लिए जीत या शहादत दो ही है, और दोनों में हमें समान गर्व है। मतलब एक बराबर हमारे लिए गर्व का विषय है, हम जीते तो या शहीद हो जाए तो दो ही ऑप्शन है, जीत या शहादत। तो आशीष अब इसमें, हाँ, आशीष भाई, एक ही लाइन की बात होती है, देखिए कुल मिलाकर इस युद्ध के अंदर आपके पास खोने के लिए है या पाने के लिए क्या है। ईरान को पहले दिन से पता है कि वो इस युद्ध को नहीं जीत सकता, उसकी एक अपनी परिस्थिति है। अमेरिका जैसे, इजराइल को तो सबक सिखा देगा वो, लेकिन जीत नहीं सकता वो, क्योंकि उसने युद्ध शुरू नहीं किया, तो इसलिए उसका कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव उस तरीके से है। उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव केवल एक है कि दुश्मन को जितना हो सके उसको इफेक्टिवली सबक सिखाओ। तो उसने इजराइल को कायदे का सबक सिखा दिया एक, उसने जितने भी अमेरिका के सहयोगी थे उनको सबक सिखा दिया दो, और अमेरिका के जितने बेसिस थे, एक भी बेस ऐसा बता दीजिए जिसको उसने हिट ना किया हो। तो ईरान ने तो नैतिक तौर पे इस युद्ध को जीत लिया है, कंप्लीटली आइसोलेट होते हुए भी, ये बात मान के चलिए आप। और ईरान की इस जीत के बाद इजराइल के पास, चूंकि इजराइल का एक सूत्रीय एजेंडा है, और वो एजेंडा क्या है,
कि जितना हो सके ईरान का सत्यानाश, तबाही, विनाश उसने अपनी तरफ से वो भी कर लिया, आगे भी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो पीछे हट जाएगा, आगे भी करेगा, इससे भी ज्यादा विध्वंस करेगा। लेकिन इसके काउंटर में जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी एज ए वर्ल्ड पावर जा रही है बहुत तेजी से, और उसकी जो परिस्थितियां बन रही हैं, उसके घाव इनको बहुत लंबे समय तक सहने पड़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो, एक चीज मान के चलिएगा कि बिल क्लिंटन के समय भी इसने ऐसी ब्लैकमेलिंग की थी, जो श्रीमान जी अपना जो नेतन्याहू था, और उस समय उनका इजराइल का एक जासूस उन्हें जबरदस्ती छुड़वाया था, धक्के से करके, इधर वाया मीडिया करके। अब जिस तरीके से एप्स्टीन के नाम पर ट्रंप को कंप्लीटली ब्लैकमेल कर रहा है, वो कंप्लीटली ब्लैकमेल कर रहा है, वैसी सूरत में मुझे लगता है कि यहाँ का युद्ध का जो भी होगा नहीं होगा, जब ये युद्ध खत्म होगा, और अमेरिका बहुत डेस्परेट है इसको खत्म करने का। नेतन्याहू ने भी, आपने देखा कल किस तरीके से कहा कि आपकी उम्मीद से पहले खत्म होगा युद्ध, तो अब वो इससे भागने की भी फिराक में है, क्योंकि ईरान को लगता है कि इजराइल को लगता है कि ईरान को हमने बतेरा नुकसान कर दिया और कम से कम परमाणु परमाणु वाला तो मामला नहीं रहेगा। लेकिन असली पीड़ा क्या है कि उनकी इजराइल तो, जो ईरान की जो मिसाइल है वो तो यूं क्यों इंटैक्ट है, उनका तो कुछ बिगड़ा नहीं, और वो ठोक रही है इनको रोज जा जाके। तो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ईरान का तो था तबाही, इजराइल का था तबाही का, ईरान का जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरी दुनिया ने देख लिया। और जब आप अपने सर पे कफन बांध के निकलते हो ना आशीष भाई, कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, तो आपके पास फिर डरने का कोई खाता नहीं होता। आज पूरे ईरान के पास डर का कोई खाता नहीं है, भागे फिर रहे ट्रंप और नेतन्याहू। ये आज की सच्चाई है 23 दिन की लड़ाई के बाद। चलिए, इजाजत दीजिए, मैं तो इसको चाहे हास्य में, व्यंग में, जिसमें लीजिए, मैं तो एक बात अभी पिछले कार्यक्रम में कहा था, फिर वो कह रहा हूँ। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से युद्ध से कि पीछे हटेंगे फिर युद्ध में घी डाल देता है ट्रंप, मुझे लगता है कि वो सोच रहा है कि इसी बहाने इजराइल को ही निपटा दें, वो पेन ड्राइव ही खत्म हो जाए, किचकिच ही खत्म। वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने ट्रंप को खींच खींच के युद्ध में बांध रखा है। अब मैं थोड़ा उल्टा देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप ही करे, नहीं लड़ो, पीछे नहीं हटना है, लड़ो, जब तक तुम बिल्कुल खत्म ना हो जाओ लड़ो। अब लड़ लो, तुम बहुत ब्लैकमेल कर लिए हो, लड़ लो। तो ऐसे सन के लोगों को पता नहीं क्या दिमाग में हो। खैर, हमें इजाजत दीजिए, हम फिर अभी आते हैं अपडेट के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।